नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। कई बार आपने पिछले हफ्ते भी एक न्यूज़ पढ़ी होगी कि फिनलैंड की पार्लियामेंट ने रिजोल्यूशन पास करा और ओटावा कन्वेंशन से अपने आप को पुल आउट कर लिया, बाहर कर लिया। अब एक दिन पहले की न्यूज़ क्या आ रही है कि यूक्रेन ने भी यहां पर ओटावा कन्वेंशन से बाहर होने का निर्णय ले लिया है। बार बार इस तरीके की न्यूज़ सामने आती है। ओटावा कन्वेंशन क्या है? एंटी पर्सनल जो ये लैंडमाइंस होती हैं, इसकी ट्रीटी जो 1997 में बनाई गई थी, जिसको 166 देशों ने साइन किया था, वो क्या है? पूरी चीज बताऊंगा A to Z ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के साथ। पूरा वीडियो देखिएगा। मेरे पीछे जो फोटो है, इससे तो आप देख के समझ गए होंगे जो मैंने करंट में न्यूज बताई कि हम लोग इस बारे में चर्चा क्यों कर रहे हैं। बिकॉज यहां पर यूक्रेन ने अपने आप को आउट कर लिया है। जो एंटी पर्सनल लैंडमाइंस ट्रीटी होती है, जिसको हम लोग ओटावा कन्वेंशन के नाम से भी जानते हैं, उससे। यहां पर आपको एक सोल्जर दिख रहा है। सोल्जर इस तरीके से धरती पर ये जो लैंडमाइंस है इसको निकालता हुआ दिख रहा है, और इस सोल्जर का एक लेग आपको प्रोस्थेटिक नजर आ रहा है। इसके ऊपर भी बात करेंगे, हर एक सूक्ष्म चीजों पर बात करूंगा, टू द पॉइंट। देखना, सबसे पहले यहां पर आपको समझना होगा कि ये जो ट्रीटी है ये बेसिकली है क्या। तो इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूं डायरेक्ट ऑफिशियल यूएन की वेबसाइट पर। तो यहां पर आप देखोगे यूनाइटेड नेशंस का एक ऑफिस है जिसको बोलते हैं ऑफिस फॉर डिसआर्मामेंट अफेयर्स, जहां पर निशस्त्रीकरण के बारे में पूरी बातें होती हैं। यहां पर आप देख पा रहे हो एंटी पर्सनल लैंड माइंस कन्वेंशन। ठीक है, तो एक एक चीज बड़े ध्यान से सुनिएगा। यहां पर सबसे पहले हम लोग बात इसी की कर लेते हैं कि यह कन्वेंशन है क्या। तो यहां पर साफ तौर पे क्या लिखा हुआ है? कन्वेंशन जो है वो प्रोहिबिट करता है, यानी कि निषेध करता है। किस चीज का? पहली चीज यूज, यानी कि उपयोग नहीं हो सकता। स्टॉक पाइलिंग, स्टॉक पाइलिंग का मतलब होता है कि आप भंडार इकट्ठा करते चले जा रहे हो, वो भी नहीं कर सकते आप। प्रोडक्शन, इसका उत्पादन भी नहीं कर सकते। किसी दूसरे देश को ये ट्रांसफर भी नहीं कर सकते। तो किस चीज की बात हो रही है? यहां पर बात हो रही है लैंड माइंस की। तो लैंड माइंस का ये, ना आप उसका इस्तेमाल करेंगे, ना आप उसकी स्टॉक पाइलिंग करेंगे, ना आप उसका प्रोडक्शन करेंगे, ना ही आप उसको ट्रांसफर करेंगे। ये शब्द समझ में आ गया आपको अच्छे से? अब आपके मन में आया होगा ये लैंड माइंस क्या होती हैं। चलो इसको देखते हैं, सब चीजें देखेंगे। लैंड माइंस की जब बात करते हैं तो आप इस डायग्राम को जरा ध्यान से देखिए। इसमें आपको ये जो अलग अलग साइज के ये दिख रहे हैं गोलाकार चित्र, इन्हीं को बोलते हैं लैंड माइंस। इसमें लैंड वर्ड क्यों आ रहा है? बिकॉज ये कहीं ना कहीं सरफेस के अंदर छुपाई गई होती हैं। एक एग्जांपल से आप इस तरीके समझो कि एक देश है, एक दूसरा देश ये है, तो इनके जो बॉर्डर्स होते हैं, तो बॉर्डर्स पर ये देश क्या करेंगे? अपनी ये लैंड माइंस बिछाते हैं। अब ये जो लैंड माइंस होती हैं, बेसिकली क्या होता है कि इसके ऊपर यदि मैं अपना पैर रखूं, तो ये मेरे कांटेक्ट में आने पर, इसके कांटेक्ट में कोई भी चीज आएगी तो ये ब्लास्ट करेगा, एक्सप्लोड कर जाएगा, इसमें विस्फोट होगा। अब ये अलग अलग तरीके के, अलग अलग साइजेस के लैंडमाइंस होते हैं। कुछ लैंडमाइंस ऐसे हैं जिनको हम लोग पर्सनल लैंडमाइंस बोलते हैं, यानी कि वो मुझे नुकसान पहुंचाएगा, एक व्यक्ति को नुकसान पहुंचाएगा, उसको मार भी सकता है, उसको, उसके कोई शरीर का अंग क्षतिग्रस्त कर सकता है। दूसरे होते हैं जिनको हम लोग व्हीकल लैंडमाइंस बोलते हैं या टैंक लैंडमाइंस बोलते हैं, जिस पे एक व्यक्ति के वजन से वो नहीं फटेगा। वो फटेगा जब कोई एक टैंक उसके ऊपर से गुजर जाए, या कोई दुश्मन की उसके ऊपर से कोई गाड़ी गुजर जाए, तो व्हीकल माइंस। बट यहां पर तुम्हें ध्यान रखना है कि ये जो ट्रीटी बनाई गई है ओटावा कन्वेंशन, ये किसको बैन करने की बात करता है? पर्सनल माइंस को, एंटी पर्सनल लैंड माइंस को। ये व्हीकल माइंस या टैंक माइंस को बैन करने की बात नहीं कर रहा। इतनी चीज समझ में आई? तो किसको बैनिंग की बात हो रही है वो चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। तो ये जो आप देख रहे हो, इन्हीं को क्या बोलते हैं? इन्हीं को बोलते हैं माइंस। जैसे आप इस फोटो को ध्यान से देखो, तो यहां पर क्या हुआ कि अब देखोगे वर्ल्ड वॉर 2 हो गया, तो उसमें माइंस वगैरह का इस्तेमाल हुआ, सारी चीजें हुई। बट वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद लोग इन माइंस को निकालना ही भूल गए। उनको पता ही नहीं है कि जंगल में कहां कहां पर क्या माइंस कहां लगा रखी हैं। अब वहां पर जब सिविलियंस ने रहना शुरू करा, खेती बाड़ी करना शुरू करा, फॉरेस्ट के अंदर जाना शुरू करा, तो वहां पर देखने लगे सिविलियंस की डेथ होने लगी। अब माइंस था, किसी को नहीं पता ना यहां पर कौन सी माइंस है, लैंड माइंस, पर्सनल लैंड माइंस बिछी हुई है। उसने पैर रखा और डेथ, पैर रखा, पैर चला गया, आंखें चली गई, हाथ क्षतिग्रस्त हो गए। तो ये सब चीजें जब होने लगी, तब यहां पर 1997 में, अब ध्यान से देखेंगे यहां पर क्या बातें हो रही हैं। आप देखोगे कि ओस्लो के अंदर मीटिंग होती है,
और यहां पर 1997 में यह ट्रीटी सामने आती है और 1999 में 1999 में इसको फोर्स्ड कर दिया जाता है, यानी कि ये लागू कर दिया जाता है। आज की डेट में आप देखेंगे तो 166 यहां पर मेंबर्स आपको इस ट्रीटी के अंदर देखने को मिलते हैं। यहां पर देखो कितना अच्छा था कि मोर देन 40 मिलियन स्टॉक पाइल्ड माइंस हैव बीन डिस्ट्रॉयड, ये डिस्ट्रॉयड करी जा चुकी थी, क्योंकि यहां पर लोगों की, सिविलियन, मिलिट्री से ज्यादा सिविलियंस की जान को खतरा था। तो यहां पर ये एक तरह से देखा जाए तो इसने सफलता भी पाई इस संधि ने। अगर इस संधि को, इसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट मैं आपको दिखाऊं तो ऑफिशियल वेबसाइट में यहां पर आप देखोगे, इंग्लिश में क्लिक करोगे तो इस तरीके का एक डॉक्यूमेंट खुल के आपके सामने आएगा। यहां पर ये डॉक्यूमेंट्स बेसिकली क्या बात करता है, यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है, कन्वेंशन ऑन द प्रोविजन ऑफ द यूज ऑफ स्टॉक पाइलिंग, प्रोडक्शन, ट्रांसफर ऑफ एंटी पर्सनल माइंस। ये ट्रीटी ना एक तो यूज को प्रोहिबिट कर देती है, ट्रांसफर को प्रोहिबिट कर देती है, स्टॉक पाइलिंग को, प्रोडक्शन को, सबको प्रोहिबिट कर देती है। बहुत अच्छी बात है। इनसे भी एक स्टेप और आगे जाइए। यहां पर यह ट्रीटी कहती है, एक मिनट ये बात सुनो, यह कहती है कि यहां पर ना असिस्टेंस चाहिए किन लोगों को, जो इसके विक्टिम्स हैं, जिन्होंने, जो सिविलियंस, जो सोल्जर्स इस एंटी पर्सनल लैंड माइंस के विक्टिम्स रहे हैं, उनके शरीर का कोई अंग प्रभावित हो गया, कोई अंग नष्ट हो गया, तो उन सबको हमें सहायता भी देनी है। ध्यान से इस चीज को समझिए कि केवल ये इन चीजों की बात नहीं करती, इसके अलावा ये बात करती है मानवीय सहायता का, वित्तीय सहायता का। तो हमें उन व्यक्तियों की सहायता भी करनी, जैसा कि फोटो में आपने उस सोल्जर को देखा था प्रोस्थेटिक लेग के साथ, तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि पैर चला जाए, हाथ चला जाए, आंख चली जाए, तो उसमें फिर उनके फ्यूचर का क्या, तो उसको भी वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए यह ट्रीटी में प्रावधान है। अब बात यह आती है, आपके मन में आता होगा कि यूक्रेन, फिनलैंड, इन सब लोगों ने इतनी जल्दी जल्दी निर्णय ले लिया कि भाई हमें इस ट्रीटी के अंदर नहीं रहना है, तो इस ट्रीटी के अंदर रहेंगे तो आप इन सब चीजों का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए तुम्हें देखना पड़ेगा यहां पर जरा बाल्टिक देशों का मैप। यहां पर अब ध्यान से अगर इस मैप को देखो तो यहां पर तुम्हें यह रशिया दिखाई दे रहा है। रशिया का कहीं ना कहीं पड़ोसी है फिनलैंड, इसने भी ट्रीटी से वापस आ गया। यह यूक्रेन नीचे की तरफ, वो भी आ गया। यहां पर देखेंगे एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ये भी बाहर हो गए। यहां पर पोलैंड जो था वो भी इस ट्रीटी से बाहर हो गया। तो कहीं ना कहीं पोलैंड की सीमा तुम कहोगे बेलारूस से लगती है। यहां पर ध्यान से देखो, कैलिनग्रैड, ये तो रशिया का पोर्शन है, ये तो रशिया की टेरिटरी है, तो कहीं ना कहीं रशिया की बाउंड्री इस पर लगती है, पोलैंड पे। तो इनको कहीं ना कहीं डर है कि भाई रशिया जिस तरीके से यूक्रेन में कर रहा है, तो हमें भी अपने बॉर्डर में क्या करना है, इस तरीके की एंटी पर्सन लैंड माइंस को बिछाना है, ताकि रशियन मिलिट्री का हमारे प्रति जो एग्रेशन है तो भविष्य में ना हो जाए। तो एक सुरक्षा के प्रति हम इस ट्रीटी से अपना नाम वापस ले रहे हैं। तो अब हम इसका यूज भी कर सकते हैं, स्टॉक पाइलिंग भी कर सकते हैं, दूसरे देशों से खरीद भी सकते हैं। तो यह सबसे प्रबल कारण है इस चीज का। मैप से आपको समझ में आ रही होंगी चीजें। अब अगर मैं आपको बात करूं कि इस ट्रीटी के ऑफिशियल में क्या यहां पर लिखा हुआ है, तो आप देखोगे ये उसका प्रीएम्बल है, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल है, तो ऐसे करके आर्टिकल्स हैं। तो आर्टिकल 1 ध्यान से देखेंगे तो यहां पर साफ तौर पे लिखा हुआ है कि ईच स्टेट पार्टी अंडरटेक्स नेवर अंडर एनी सर्कमटेंसेस, किसी भी परिस्थिति में वो एंटी पर्सनल माइन को यूज नहीं करेंगे, वो इनको डेवलप नहीं करेंगे, प्रोड्यूस नहीं करेंगे, खरीदेंगे नहीं, स्टॉक पाइल नहीं करेंगे और ट्रांसफर भी नहीं करेंगे। यहां पर टू असिस्ट, इनकरेज इन द वे एनीवन टू एंगेज इन एनी एक्टिविटी प्रोहिबिटेड टू स्टेट पार्टी अंडर दिस कन्वेंशन, तो इनकरेज भी नहीं करना है आपको। यहां पर स्टेट पार्टी जो है वो डिस्ट्रॉय करेगी और उनका कर्तव्य है कि भाई तुम्हारे पास अगर एंटी पर्सनल लैंड माइंस हैं तो उनको नष्ट करो। और यहां पर 4 साल का समय दिया जाता है, 4 इयर्स का। फॉर एग्जाम्पल कि इंडिया ने इस ट्रीटी पे साइन नहीं करे, तो इंडिया मान लो 2025 में इसको साइन करता है, तो इंडिया के पास जितना भी स्टॉक पाइल होगा उन सबको इंडिया को 4 साल के अंदर नष्ट करना होगा। अब यहां पर इसी तरीके से आर्टिकल 2 में जाओगे तो यहां पर आप देखोगे तो एंटी पर्सनल माइन की डेफिनेशन दे रखी, मींस अ डिजाइन टू बी एक्सप्लोडेड। ये ऐसे डिजाइन करी गई है कि इसमें विस्फोट होगा। कब विस्फोट होगा? द प्रेजेंस, प्रॉक्सिमिटी और कॉन्टेक्ट ऑफ अ पर्सन। इसकी प्रॉक्सिमिटी पे भी, इसके संपर्क में भी कोई पर्सन आ गया, कोई व्यक्ति आ गया, तो ये विस्फोट कर जाएगी, एक्सप्लोड कर जाएगी, इंजर कर देगी या मृत्यु भी हो सकती है। फिर यहां पर माइन की डेफिनेशन देखो दे रखी है, एम्यूनिशन, एक तरीके का ऐसा विस्फोटक है
जिसको इस तरीके से डिजाइन करा गया है कि अंडर नियर द ग्राउंड, या तो ग्राउंड के हल्का सा नीचे होगा या ग्राउंड पे उसको रखा जाएगा, ताकि उसके ऊपर से जैसे ही कोई गुजरे उसके कांटेक्ट में आए और वो ब्लास्ट कर जाए। तो सारे आर्टिकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी, तो इस तरीके से आप देखते रहोगे इसमें आर्टिकल्स हैं। मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं, बिकॉज यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल आने वाला है। उस आर्टिकल में क्या है कि अब आपको यह भी तो समझना पड़ेगा ना कि भाई संधि में एक बार साइन होते हैं, फिर आदमी का जब मूड करता है तब वो इससे नाम वापस ले लेता है। तो ऐसा प्रावधान है क्या यहां पे, बस इसको देखोगे तुम। अब ये लिखा है आर्टिकल 20, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आर्टिकल 20 जो है एंटी पर्सनल लैंड माइंस ट्रीटी 1997 का, इसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है ड्यूरेशन एंड विथड्रॉल। यहां पर जब आप इसको पढ़ते हैं तो इसमें क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखेंगे। ईच स्टेट पार्टी एक्सरसाइजिंग इट्स नेशनल सोवरेनिटी। भाई मेरे देश की संप्रभुता पे खतरा आ चुका है, सामने वाला देश मेरे ऊपर अटैक कर रहा है, मुझे डर है कि उनकी मिलिट्री मेरे देश में एंटर कर सकती है। तो अब संप्रभु तो हर राष्ट्र है, उसको अपनी आंतरिक और बाहर नीतियां बनाने के लिए वो स्वतंत्र है। तो यहां पर लिखा हुआ है कि नेशनल सोवरेनिटी को बचाने के लिए यहां पर क्या कर सकते हैं, उनके पास अधिकार होता है विदड्रॉ फ्रॉम दिस कन्वेंशन। तो उस देश के पास अधिकार होना चाहिए वो जब चाहे तब इस कन्वेंशन से अलग हो जाए, बशर्ते कि यहां पर उसको एक नोटिस देना पड़ता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को और यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में जो जनरल सेक्रेटरी होते हैं उनको। तो जब वो नोटिस देता है तो उस नोटिस देने के 6 महीने के बाद वो अपने आप को इस ट्रीटी से वापस ले सकता है। तो अभी यहां पर एक शर्त यह है, रिस्ट्रिक्शन यह है कि अगर युद्ध चल रहा है तो युद्ध चलते समय आप इस ट्रीटी से वापस नहीं हो सकते। तो बट यूक्रेन के केस में देखोगे तो यूक्रेन अंडर द वॉर है। इस सिचुएशन में वो कैसे, यहां पर 6 महीने का भी पीरियड है, जब वो अप्लाई करेंगे उसके बाद 6 महीने का भी टाइम लगेगा। तो ये सारी कहानी चल रही है। तो खैर हमें उस पॉलिटिक्स में नहीं जाना है, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्या इंपॉर्टेंट है, जो हमारी समझ को बढ़ाएगा इस ट्रीटी के बारे में। तो इतनी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए कि आर्टिकल 20 में यह मेंशन किया गया है। अब यहां पर एक और चीज आपको जाननी है, वो मैं आपको और बताता हूं कि जब आप इस ट्रीटी को पढ़ते हो तो इस ट्रीटी को, मैंने जो आपको पॉइंट बताया कि ये एंटी पर्सनल माइंस को ये प्रोहिबिट करता है। बाकी ये जैसे 2 वैरायटीज होती हैं एंटी व्हीकल माइंस, तो एंटी व्हीकल माइंस को ये प्रोहिबिट नहीं करता है, ये एंटी पर्सनल माइंस को प्रोहिबिट करता है। ठीक है, अब जैसे ना आप ओटावा डिक्लेरेशन, इस तरीके से कन्वेंशन, न्यूज में आप देखोगे बहुत सारे आर्टिकल आएंगे, तो आपको न्यूज में ना इस तरीके के आर्टिकल दिखेंगे और यहां पर एक नाम और आपको दिखेगा। मैं वो नाम आपको दिखाता हूं। वो नाम किसका है, जोडी विलियम्स का। अब जैसे ही आप इनका नाम ना गूगल करोगे, मैं आपको दिखाता हूं इनके बारे में। जोडी विलियम्स, ये महिला आपको दिख रही है। इन महिला को मैं यहां पर इनके बारे में चर्चा क्यों कर रहा हूं, बिकॉज यहां पर देखिएगा ध्यान से, यहां पर इनको मिला है नोबेल प्राइज 1997 में, और नोबेल का पीस प्राइज, शांति पुरस्कार, नोबेल प्राइज। और ये नोबेल प्राइज इनको क्यों मिला है, क्योंकि यहां पर ये अमेरिकन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, नोन फॉर वर्क इन बैनिंग एंटी पर्सनल लैंड माइंस। इन्होंने इसको लेके पूरे विश्व में एक मुहिम चलाई थी कि भाई ये जो पर्सनल माइंस होती हैं, एंटी पर्सनल माइंस होती हैं, लैंड माइंस होती हैं, इनको बैन करो। तो इस मुहिम की वजह से इनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है, मेंस में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। तो मेरे ख्याल से ये पूरी कहानी थी, आपको पता चल गया होगा अब जाके कि ये बेसिकली ट्रीटी क्या है ना। इस ट्रीटी के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं, करंट में ये न्यूज में क्यों है, चर्चा में क्यों है, वो भी चीजें हम लोगों ने डिस्कस करी। तो यूक्रेन जो है वो इस ट्रीटी से अपना नाम वापस ले रहा है। अभी देखते हैं इसमें कोई अगर कोई नई न्यूज आती है तो वो भी मैं आपके लिए लेकर आ जाऊंगा। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आज का वीडियो कैसा लगा। हम लोगों ने इन डेप्थ टू द पॉइंट एनालिसिस करने की कोशिश करी है, इसमें से कहीं से भी प्रश्न बनेगा आपका गलत नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये ट्रीटी लैंड माइंस का जो यूज है उसको तो बैन करती है, प्लस जो इसके विक्टिम्स हैं उनको सहायता देने की भी बात करती है। ठीक है, चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।